हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और कोटक बैंक को लेकर काफ़ी सारे क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे थे। यहाँ पर कोटक बैंक को लेकर मैंने सोचा कि एक बार आपके साथ वीडियो बनाकर शेयर किया जाए कि प्रॉब्लम का एक्चुअल में इम्पैक्ट कितना है। तो प्रॉब्लम क्या थी, सबसे पहले इस बात को देख लेते हैं। लास्ट वीक एक्चुअली आरबीआई ने बैन लगाया था कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर कि वो अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, वेबसाइट हो या मोबाइल एप्लीकेशन हो, यहाँ पर कस्टमर्स को ऑनबोर्ड नहीं कर पाएंगे और न्यू क्रेडिट कार्ड्स को इश्यू नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा इन्होंने क्यों किया? दिस एक्शन फॉलोड सीरियस डेफिशिएंसीज इन द बैंकिंग आईटी सिस्टम एंड इट्स कंटिन्यूस फेलियर टू कंप्लाई विद द आरबीआई करेक्टिव प्लान। तो ये 4 डेज पहले की बात है, जब 4 डेज पहले ये न्यूज़ छपी थी। और उसका इम्पैक्ट ये आया था दैट स्टॉक प्राइस वॉज डाउन। और अच्छा खासा डाउन यहाँ पर ओपन हुआ 10.87%। और अगर हम देखें तो उसके बाद में फर्दर और नीचे गया, लेकिन जो यहाँ पर जो करेक्ट हुआ था 10% से ज़्यादा, वो अभी गैप ये पूरा फिल नहीं हुआ है और वो अभी भी डाउन ही है। यानी कि उसके फर्दर और नीचे गया, फर्दर और नीचे जाने के बाद में थोड़ा सा वापस से ठीक हुआ, 6% के आसपास ऊपर आया, लेकिन अभी भी डाउन ही है। तो आरबीआई ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आरबीआई की जो गाइडलाइंस होंगी, जहाँ पर आईटी सिस्टम को एवरी बैंक ने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की यहाँ पर ज़रूरत होगी, लेकिन शायद कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से यहाँ पर प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं होगा और उन्होंने अपने आईटी सिस्टम में चेंजेस नहीं किए होंगे। आरबीआई की जो वार्निंग है या फिर जो उनकी गाइडेंस है, उसको अनदेखा किया होगा। तो समटाइम्स जब हम थोड़े से बड़े बन जाते हैं तो जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं उनको अनदेखा करने की हैबिट हो जाती है, ऐसा शायद हुआ हो। मैं इस चीज़ में ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन जब ऐसा हुआ है तो उसमें कोई बात नहीं है। यहाँ पर फर्दर हम आगे चलते हैं तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा। सबसे पहली बात, जब चीज़ें नीचे आई और यहाँ पर आरबीआई ने साफ-साफ यही कह दिया कि आप ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू और ज़्यादा कस्टमर्स नहीं ला पाओगे, तो अब एक्चुअल में कोटक महिंद्रा बैंक के सामने क्या ऑप्शन होगा? क्या वो अपनी ब्रांचेस बंद कर देंगे और गुस्से में आकर बिज़नेस करना बंद कर देंगे कि भई आरबीआई ने हमें ऐसा कह दिया तो अब हमसे धंधा ही नहीं करेंगे? तो ऐसा तो होगा नहीं, ऑफ कोर्स। और यहाँ पर करेक्टिव एक्शन लिए जाएँगे अब बैंक की तरफ से। अभी तक चल रही थी, बात तो चल रही थी, लेकिन अभी करेक्टिव एक्शन लिए जाएँगे। तो सबसे पहले हमें एक बात को समझना चाहिए, जो मैं बार-बार पहले भी बहुत बार समझा चुका हूँ, कि जब भी कोई न्यूज़ हो या इवेंट हो इस तरह का, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे क्रैश हुआ हो 10-12%, 13%, 14%, तो हमें ये देखना चाहिए कि जो रीज़न है वो परमानेंट है या टेम्परेरी है। तो इस पर्टिकुलर केस में जब आरबीआई ने यहाँ पर एक ऑनलाइन कस्टमर ऑनबोर्ड नहीं करने के लिए यहाँ पर बाउंडेशन लगा दी, बैन लगा दिया, तो अब कोटक महिंद्रा बैंक के पास ऑप्शन क्या है? कोटक महिंद्रा बैंक को अब सारे ही कस्टमर्स फिज़िकली इन पर्सन जो उनकी टीम होगी वो विज़िट करेंगे, उनके सिग्नेचर लेंगे और तब साइन करने पड़ेंगे। उसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ज़्यादा आती है, उनकी कॉस्टिंग बढ़ती है। तो कितनी कॉस्टिंग बढ़ती है, इस चीज़ को लेकर यहाँ पर जो कंपनी के सीईओ हैं, कोटक बैंक सीज़ 300 टू 500 करोड़ रुपीज़ हिट टू प्रॉफिट फ्रॉम आरबीआई कर्व। तो आरबीआई ने जो कर्व लगाया उससे 300 से 500 करोड़ रुपए के आसपास का यहाँ पर हिट होगा। ये कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पर समझता है इस बात को, और इन्होंने पूरी डिटेल में इस चीज़ को बताने की कोशिश की कि 300 से 500 करोड़ रुपए का यहाँ पर एक हिट होगा। अब 300 से 500 करोड़ रुपए का हिट होगा, ऑफ कोर्स ये एक्चुअल में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अब ज़्यादा लगेगी। तो क्या यहाँ पर ये परमानेंट एक्शन हो गया? क्या अब ये कभी भी ऑनलाइन कस्टमर्स को ऑनबोर्ड नहीं कर पाएँगे? क्या मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू न्यू कस्टमर्स नहीं बना पाएँगे? क्या ये न्यू क्रेडिट कार्ड इश्यू नहीं कर पाएँगे? तो ऐसा नहीं है। ऑफ कोर्स आरबीआई ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम के लिए इनको बंद कर दिया गया है। ऑफ को कोई भी चीज़ तभी तक के लिए बंद होती है जब तक वो अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर ठीक ना कर लें। अब जैसे ही आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करेंगे, गाइडलाइंस मीट करेंगे, अपनी रिपोर्ट्स पेश करेंगे, यहाँ पर सबमिट करेंगे आरबीआई के पास कि आपकी सारी जितनी भी गाइडलाइंस हैं जो हमने फॉलो करनी चाहिए थी, अभी हमने सारे सिस्टम्स चेंज कर लिए हैं, इम्प्रूव कर लिए हैं और यहाँ पर हम सारी गाइडलाइंस को पूरा करते हैं, तो जो हमारे ऊपर बैन लगाया गया था उसको यहाँ पर लिफ्ट किया जाए, हटा दिया जाए। इस तरह की चीज़ें होंगी। अब ये बात कितनी पक्की है कि इस तरह की चीज़ें आनी हैं, हालाँकि मैं भी थोड़ा-सा बिज़ी रहता हूँ समटाइम्स वीडियो बनाने में, लेकिन लास्ट 2 डेज़ से मैंने वीडियो बनाई है। यहाँ मैंने कोई बहुत ज़्यादा महान काम नहीं किया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि वापस से ट्रैक पर अपने आप को लाया जाए। तो जहाँ तक बात है कि ये आईटी को कैसे इम्प्रूव करेंगे, तो आईटी इम्प्रूव करने के लिए
यहाँ पर अगर हम कोटक महिंद्रा बैंक की न्यूज़ देखें तो यहाँ पर अभी 3 घंटे पहले की एक खबर है, 3 आवर्स पहले की। कोटक महिंद्रा बैंक प्लान्स टू हायर 400 इंजीनियर्स टू रैंप अप टेक ट्रांजिशन। अब 400 इंजीनियर्स अचानक से अब हायर करने की बात हो गई और अभी तक क्या था? अभी तक यहाँ पर कुछ भी नहीं सुन रहे थे। आरबीआई कहता है कहने दो, इट्स ओके, हू केयर्स अबाउट दैम। तो ये जो आरबीआई कहता है कहने दो, हु केयर्स अबाउट दैम, ये थोड़ा-सा चैलेंज या फिर एटीट्यूड ये तब आ जाता है जब अगर आप सब में से किसी को भी याद हो तो आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो उदय कोटक जी हैं उनकी शेयर होल्डिंग जो कंपनी में है वो आरबीआई की गाइडलाइन से ज़्यादा थी। अगर हम यहाँ पर उदय कोटक जी की यहाँ पर शेयर होल्डिंग देखने लगे तो ये 5.71% थी और जो गाइडलाइंस थी वो यहाँ पर रिड्यूस करने की गाइडलाइंस थी और पता नहीं फिर उसके बाद में किस तरह की बातें की गई, रिड्यूस नहीं की गई और इस चीज़ को ऐसे ही मेंटेन किया गया। मे बी उसके बाद में गाइडलाइंस ही चेंज कर दी गई हों। तो थोड़ा-सा आ जाता है कि हम पहले भी आपको हरा चुके हैं, तो हम इस बार भी नहीं सुनेंगे और इस बार हम हरा देंगे। तो ठीक है, टाइम चेंज होता है, हर बार हारना-हराना नहीं सोचना चाहिए। हमें इस बात को भी समझना चाहिए कि अगर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव नहीं किया तो आपके कस्टमर्स का बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है अगर कोई भी हैकिंग बड़े लेवल पर होती है और आने वाले टाइम में जो बिग कंट्रीज हैं जैसे इंडिया, चाइना, यूएस या फिर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये आपस में शायद बमबारी वाली फाइट ना करें, बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन जो कोल्ड वॉर है ये चलती रहेगी और कोल्ड वॉर में इसी तरह के अटैक्स या फिर इसी तरह की बातें होंगी कि अगर इंडिया ने हमारा कहना मानना बंद कर दिया तो अमेरिका सिंपल से एक चीज़ कह सकता है, हम जीमेल बंद कर देंगे और जब पूरा जीमेल बंद हो जाएगा, अब कर लो क्या करोगे आप? क्योंकि हर एक इंसान जीमेल पर ही तो चल रहा है यहाँ पर। तो इस तरह का कुछ भी हो सकता है। हम आईफ़ोन का जो सॉफ्टवेयर है उसमें एक बग डाल देंगे और सब खत्म हो जाएगा। हम एंड्रॉइड में बग डाल देंगे, सब खत्म हो जाएगा। यानी कि इंडिया क्या पूरा वर्ल्ड जो डिपेंडेंट है वो 3, 4, 5 यूएस की कंपनीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है कंप्लीटली। तो उस तरह की चीज़ें हैं। अब यहाँ पर आईटी को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आरबीआई वाज़ करेक्ट अकॉर्डिंग टू मी। कोटक बैंक की तरफ से लैप्सेस थे। शेयर होल्डर्स के प्रति यहाँ पर कोटक बैंक की ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि जो मालिक हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ गिने-चुने 2-4 लोग नहीं हैं। यहाँ पर अगर बैलेंस शीट में वापस से हम जाएँ और शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाएँ तो जो एफआईआईज़ में 37% हैं, डीआईआईज़ में 23% हैं और जो पब्लिक के पास 13% है। यानी कि प्रमोटर को छोड़कर बाकी जो 75% हिस्सेदारी यहाँ पर पब्लिक के पास है, उनके प्रति भी उनकी ज़िम्मेदारी है। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग रखना एक बैंक की ज़िम्मेदारी होना चाहिए। एनीवेज़ नाउ डिसीज़न हैज़ बीन टेकन बाय द कंपनी और मैनेजमेंट ने यहाँ पर बोला है कि हम यहाँ पर चेंज करेंगे, 500 इंजीनियर्स को हायर करेंगे। अब सिंपल सी बात है, चीज़ें वापस से ठीक हो जाएँगी और ठीक होकर फिर से चलना शुरू कर देंगी। अब यहाँ पर अगर जब तक ठीक नहीं होती 3-4 मंथ्स का जो भी टाइम लगेगा चीज़ों को ठीक करने में, तब तक अगर 200-300 करोड़ रुपीज़ का हिट आता भी है तो बहुत बड़ी बात नहीं है ऐसी कोई, क्योंकि अभी जो रिसेंटली क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं वो अमेजिंग रिजल्ट्स आए हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ आई है कंपनी के पास और 15,156 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर रेवेन्यू है जो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 12,000 करोड़ रुपीज़ था। तो 12,000 करोड़ से यहाँ पर 15,000 करोड़ हो जाना ये अच्छा खासा यहाँ पर 25% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ है और नेट प्रॉफिटेबिलिटी की बात करने लगे तो 4500 से इंक्रीज होकर 5300 337 होना, तो ये भी एक अच्छी खासी ग्रोथ है। तो हाईएस्ट एवर यहाँ पर रेवेन्यू है क्वार्टरली, हाईएस्ट एवर यहाँ पर नेट प्रॉफिट है और अगर ट्रेलिंग 12 मंथ्स की बात करें तो रेवेन्यू हाईएस्ट एवर है, यानी कि जो पूरे साल का प्रॉफिट है और 18,000 करोड़ रुपीस का ये भी पूरे साल का हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है। 15,000 करोड़ से 18,000 करोड़ होना 20% का यहाँ पर सीधा-सीधा ग्रोथ है नेट प्रॉफिटेबिलिटी में। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरह के जो बैंकिंग कंपनीज़ हैं, जो टॉप 4 बैंकिंग कंपनीज़ हैं, टॉप 5 बैंकिंग कंपनीज़ हैं इंडिया में, इनकी ग्रोथ लगातार अभी रहने वाली है। पर कैपिटा इनकम $2500-2600 है और $10,000 तो इसने पहुँचना ही है। तो यहाँ पर अगर नेट प्रॉफिट अभी जो रिसेंट क्वार्टर का आया है दैट इज़ 5300, अभी कुछ साल पहले पूरे साल का नेट प्रॉफिट होता था। तो 2017 में दिस प्रॉफिट वाज़ फॉर द कंप्लीट ईयर। अभी एक क्वार्टर का नेट प्रॉफिट पूरे साल के नेट प्रॉफिट से ज़्यादा हो गया है। तो अभी अगर हम देखें कि पूरे साल का नेट प्रॉफिट इस हिसाब से कितना बैठता है, अगर सेम भी आता रहे, वैसे तो बढ़कर आने की ही उम्मीद होती है, तो 22,000 करोड़ बैठता है और 22,000 करोड़ के हिसाब से अगर 3,27,000 करोड़ मार्केट कैप को डिवाइड किया जाए तो 14 का पी निकल कर आता है, जिसको फॉरवर्ड पी हम कह सकते हैं। अभी वैसे 18 का पी है,
करंट के हिसाब से, लेकिन अगर सेम क्वार्टरली रिजल्ट्स आए बिना बढ़त के भी, तो भी 14 का पीई बैठता है और उस हिसाब से ये लोएस्ट एवर वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। तो अगर हम लास्ट 10 इयर्स का वैल्यूएशन देखने लगे तो इस वैल्यूएशन पर, इतने सस्ते वैल्यूएशन पर कोटक महिंद्रा बैंक ने कभी भी ट्रेड नहीं किया 2014 से लेकर अब तक। तो ऐसा नहीं है कि ये सेम ही नीचे के लेवल पर ट्रेड करता रहेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि लगातार ग्रोथ यहाँ पर चल रही है बैंक की, बैंक में प्रॉब्लम नहीं है। पूरा इस सेक्टर को ही होल्ड करके रखा गया था और सेक्टर को होल्ड करके रखने का बड़ा सिंपल सा मुझे रीजन नजर आता है। पीएसयू बैंक्स वर गोइंग अप, अभी पीएसयू बैंक्स में प्रॉफिट बुकिंग मुझे नजर आती है, मींस जो एक बहुत बड़ा गैप था अंडर वैल्यूएशन का, वो खत्म होता हुआ नजर आता है। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अभी सस्ते हो चुके हैं। अगर हम यहाँ पर मीडियन की भी बात करें कि वैल्यूएशन के हिसाब से हम यहाँ पर पीयर ग्रुप कंपनीज में जाते हैं तो पी रेशो पूरे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के केस में दिस इज 11.6, मीन्स ये बहुत सस्ता है इस हिसाब से। जो टोटल मिलाकर 29 कंपनीज हैं, अगर हम यहाँ पर बैंक प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के ऊपर क्लिक करें तो सारी ही कंपनीज यहाँ पर आ जाती हैं, और इसमें फेडरल बैंक, बंधन बैंक मीन्स 99 के पीई पर हैं, और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, कर्नाटका बैंक 6 पीई, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक 7, और साउथ इंडियन बैंक 6, जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक 10, डीसीबी बैंक 8 पॉइंट, और यहाँ पर ईएसएफ फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक 7। तो काफी सस्ते हैं ये यहाँ से उठने का सीधा सीधा नजर आता है। आरओसी मैंने देख लिया, सॉरी गलती से, लेकिन यहाँ पर सेम ही है, कर्नाटका बैंक 6, ये भी 7 है। आरओसी के लगभग ही चल रहे हैं, लगभग जिसका आरओसी कम है उसका यहाँ पर पी रेशो भी कम है। एनीवेज ओवरऑल यहाँ पर चीजें सस्ती हैं। अगर हम यहाँ पर पीएसयू बैंक की एक बार बात करने लगे, जैसे पंजाब नेशनल बैंक की बात करते हैं और पीएसयू बैंक्स का मीडियन पी देखने लगे, तो शायद वो अभी पहले से ज्यादा है, और यहाँ पर मीडियन की बात करने लगे तो बिल्कुल सेम हो चुका है। पी रेशो यहाँ पर भी 11.98 है सरकारी बैंकों के केस में, और यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उस केस में 11 है। 11 एंड 11 यानी कि जो वैल्यूएशन गैप था वो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। तो ऐसा ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलता है। देखो जब पब्लिक सेक्टर बैंक बहुत ज्यादा सस्ते थे, हम उनकी वीडियो बनाते थे, आपको समझाने की कोशिश करते थे, रीजंस बताता था मैं आपको सारी एनालिसिस करके कि ये गैप ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलेगा। अब इस पर्टिकुलर टाइम पर जब पीएसयू बैंक्स 3-4 टाइम्स हो चुके हैं, और यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की अर्निंग्स डबल ट्रिपल हो चुकी है, और स्टॉक प्राइस सेम प्राइस पर है, सेम लेवल पर है, वैल्यूएशन कम आ चुके हैं, मीडियन पी 11 है। मीडियन पी 11 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के केस में ज्यादा लंबे टाइम तक चलेगा नहीं। यहाँ पर ये सारी चीजें वापस से ठीक होंगी, क्योंकि ग्रोथ जो आनी है वो यहीं आनी है। एक बात ध्यान से समझो कि अगर जैसे हम यहाँ पर सेमीकंडक्टर कंपनीज की बात करते हैं, हम यहाँ पर डिफेंस सेक्टर की बात करते हैं, या फिर हम यहाँ पर डेटा सेंटर की बात करते हैं, या इस तरह की और किसी भी न्यू अपकमिंग इंडस्ट्री की हम बात करें और जो कंपनीज लिस्टेड ना हो, तो उनमें सीधा पैसा तो लगाया नहीं जा सकता। लेकिन जब वो कंपनीज इंडिया में आकर बिजनेस करेंगी और बिजनेस करके यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, जैसे एप्पल की बात करते हैं, एप्पल ने कुछ लाख लोगों को शायद यहाँ पर हायर किया हुआ है, और यहाँ से जो एक्सपोर्ट है वो बिलियंस डॉलर्स में है। अब उसमें डायरेक्ट हम पैसा नहीं लगा सकते बिकॉज दैट कंपनी इज नॉट लिस्टेड इन इंडिया, लेकिन वो सारी ट्रांजैक्शंस होंगी तो बैंकिंग से ही। अब बैंकिंग में ऐसा तो है नहीं कि सभी जितने भी ये इंटरनेशनल कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पीएनबी में ही काम करेंगी, या कैनरा बैंक से ही काम करेंगी, एसबीआई से करेंगी, और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के साथ काम नहीं करेंगी, ऐसा तो नहीं है। ऑफ कोर्स कुछ धंधा यहाँ पर पीएसयू के पास जाएगा, लेकिन मेजोरिटी तो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के पास भी आएगी। तो ये ग्रो तो लगातार करेंगे ही करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे जैसे सैलरी बढ़ेगी, सपोज टीसीएस किसी भी अब जैसे कोटक बैंक ही 400 पीपल को हायर करेगा, उनको सैलरी मिलेगी। अब वो जिन लोगों को सैलरी मिलेगी तो वो लोन के लिए भी यहाँ पर एलिजिबल होंगे, वो यहाँ पर कार लोन भी लेंगे, हाउसिंग लोन भी लेंगे, और क्रेडिट कार्ड भी यूज करेंगे। तो वो सारा धंधा बैंकिंग से ही आना है। सो बैंकिंग इज द मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज। यहाँ पर बैंकिंग तो चलेगी ही चलेगी, और लगातार यहाँ पर ग्रोथ भी है। सिर्फ वैल्यूएशन यहाँ पर ट्रिम डाउन हुए, वैल्यूएशन लो हो रही है, और ये अच्छी बात है, बेकार बात नहीं है। तो जब कभी भी कोई भी स्टॉक क्रैश हो किसी भी न्यूज या इवेंट से, और वो न्यूज या इवेंट टेम्परेरी हो, वो ज्यादा लंबे टाइम तक ना चले क्योंकि उसको करेक्ट किया जा सके, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी होती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। यहाँ पर जो कोटक बैंक है इसमें भी अपॉर्चुनिटी नजर आती है, और अभी तो इतना गिरने के बाद में और इतने लंबे टाइम से कंसोलिडेट होने के बाद में इट इज ट्रेडिंग एट द सेम प्राइस वेयर इट वाज ट्रेडिंग
इन सितंबर 2019, और सितंबर 2019 में आप अगर देखें तो कोटक बैंक का यहाँ पर नेट प्रॉफिट कितना था, हम एक बार देखने लगे अक्टूबर 19, तो 7,200 करोड़ रुपीस का यहाँ पर प्रॉफिट था, अभी 18,000 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट है, यानी कि 2.5 टाइम्स प्रॉफिट हो चुका है। स्टॉक प्राइस सेम लेवल पर है, तो स्टॉक प्राइस का सेम लेवल पर होना, तो यहाँ से एक रैली तो नज़र आती ही आती है, कोई दो राय है ही नहीं। और जो इसने हाई भी बनाया था दैट वाज़ 2254, अगर ये नया हाई ना भी बनाए, वैसे तो ऐसा होता नहीं है कि नया हाई ना बनाए, लेकिन अगर नए हाई तक भी देखें तो 36% का यहाँ पर ग्रोथ है। और अगर हम एक रेजिस्टेंस देखें जहाँ पर ये बार-बार जाता ही है, लगातार कंटिन्यूअसली टच करता है स्टॉक को, और यहाँ पर मैं वापस से एक बार रेजिस्टेंस वाली लाइन क्रिएट कर लेता हूँ, जहाँ लगातार ये जाकर टच करता है, तो वहां तक भी 20% के आसपास का तो ग्रोथ होगा ही यहाँ से। और ये तो सिर्फ और सिर्फ एक टेम्परेरी प्रॉब्लम की वजह से आई है ना। अगर 6 मंथ्स में भी इन्होंने अपने इस आईटी को ठीक करके आरबीआई से परमिशन वापस ले ली दैट वी कैन ऑन बोर्ड कस्टमर्स ऑनलाइन थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट, तो ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो 6 मंथ्स में भी अच्छा है, 1 ईयर में भी अच्छा है, और मल्टी ईयर में भी अच्छा है। देखो, मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूं कि इसमें कितना टारगेट नज़र आता है, तो 3 इयर्स में डबल तो नज़र आता है, और 3 इयर्स में डबल अपने आप से अच्छा पैसा होता है, हो सकता है उससे पहले डबल हो जाए, क्योंकि ग्रोथ यहाँ पर कम नहीं होने वाली है। आप इस बात को ध्यान से समझ कर चलना, ग्रोथ यहाँ पर कम नहीं होने वाली है। अगर ये सेम वैल्यूएशन पर भी मेंटेन करे, जो 14 का फॉरवर्ड पीई है, और 20% का यहाँ पर ग्रोथ दिखाए, जो इसका कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड है, तो 20% हर साल तो वैसे ही बढ़ता हुआ नजर आता है। जो बाकी अंडर वैल्यूएशन है वो बात अलग है। मैं यहाँ पर पिच नहीं कर रहा हूँ आपको स्टॉक, क्योंकि ना तो मैं किसी से पैसे लेता हूँ इन सब चीज़ों के, और ना ही इस तरह की बातें करता हूँ भी हूँ। आपको सिर्फ और सिर्फ सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि जब भी स्टॉक प्राइस इस तरह से क्रैश हो, हमें ये देखना चाहिए कि प्रॉब्लम टेम्परेरी है, परमानेंट है। परमानेंट है दूर रहो, टेम्परेरी है तो अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। यहाँ पर मैं अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ में शेयर करता रहूँगा। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।